बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफा फातिमा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आज इस टॉपिक पे बात करूँगी, वो है इमरजेंसी न्यूनेटल केयर एंड न्यूनेटल रिससिटेशन। मेरे साथ डॉक्टर अमीर हैं, डॉक्टर अमीर शाह। ये आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताएंगे और थियोरेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए रिससिटेशन जो बेबी की करते हैं, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन द लेबर रूम और इमरजेंसी या थिएटर में खड़े हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया है डॉक्टर और नर्सिस के लिए, जिन्होंने इस चीज़ को हैंडल करना होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे कोर्स के अंदर ये सारे क्रीम के लोग बैठे हैं एंड आई होप कि ये बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे, ये बहुत यूजफुल होगी ट्रेनिंग। सबसे पहले जो है हम कोर्स का आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे कि हमारे कोर्स का आउटलाइन क्या है। कोर्स आउटलाइन जो है वो है नॉर्मल न्यूट्रेट बेबी टोन, जिसको गार्ड वगैरह आप कहते हैं, एयरवे मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ब्रीदिंग पे बात होगी, हार्ट रेट जो है उसका क्या रोल है, कंप्रेशंस कैसे देने हैं, यूज़ ऑफ लेरिंगोस्कोप। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो सारी हम कर भी रहे होते हैं और आपको उससे ज़्यादा इसका नॉलेज भी है कि ये करना कैसे है। इसके अलावा ईटीटी इंसर्शन है, कैनुला है, ब्लड अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, मेडिकेशन क्या देनी चाहिए रिससिटेशन जब आप कर रहे होते हैं, और हेड टू टू एग्जामिनेशन हमने बेबी का कैसे करना है, ट्रांसफ़र टू द वेंटिलेटर हमने वेंटिलेटर पे उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, और हैंड टू द अगर पेरेंट्स को हैंड ओवर करना है तो उसकी भी क्या प्रिकॉशन रखी जाएगी उस बच्चे की जो रिससिटेट होता है। ये हमारा कोर्स आउटलाइन है। और इसके अलावा ये हमारे 4 सिनेरियोज डिस्कस होंगे, जिसके अंदर पहला सिनेरियो ये होगा कि आपका एक बेबी नॉर्मल है और वो सडन फ्लैट हो गया, आउटकम हुआ आपको कुछ उसी रीजंस का नहीं पता, कोई आपको डॉक्टर ने हाईलाइट नहीं किया हुआ कि ये बेबी जो है क्यों फ्लैट हुआ है, तो आपने उसकी जो मैनेजमेंट करनी है, जो आपने उसकी रिससिटेशन करनी है, उसके स्टेप्स को हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रिकॉशनरी बता देंगे कि कैसे कैसे आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। फिर आपका है बेबी विद मिकोनियम। जो मिकोनियम वाला बच्चा है, ये सिनेरियो उसमें लेंगे कि इसके इनिशिएटिव कौन से स्टेप्स हैं आफ्टर डिलीवरी जो आपने लेने हैं, बीइंग अ नर्स लेने हैं, बीइंग अ डॉक्टर क्या मैनेजमेंट करनी है। तो मिकोनियम वाला डिफाइन होता है, उसमें थोड़ी सी आपकी पहले से प्रिपरेशन होती भी है कि अगर बच्चा मिकोनियम के साथ डिलीवर हो रहा होता है तो आप उसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस कर देते हैं, क्योंकि एक कंफर्म चीज़ हो जाती है कि जी मिकोनियम के साथ है तो आपका डॉक्टर हाईलाइट कर देता है। अब एक बेबी आ रहा है विद ब्लड लॉस, अगर बेबी ब्लड लॉस के साथ आ रहा है तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो थोड़ी सी डॉक्टर को हाव नाउ होती है कि मे बी इट कैन बी हैपन विद ब्लड लॉस। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए हमने ब्लड अवेलेबिलिटी की बात करनी है। फिर एक और हमारे पास सिनेरियो आता है या एक और टाइप ऑफ बेबी विच डिलीवर होता है, वो है प्री टर्म बेबी। जो प्री टर्म बेबी होता है उसका भी पहले से हमें डिफाइन होता है। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज देखें, इसमें जो सडन फ्लैट बेबी होता है तो हमने ज़्यादा चीज़ें उसी के ऊपर बात करी, प्री टर्म, ब्लड लॉस, और जो हमारा मिकोनियम वाला बच्चा है वही स्टेप हमने आगे उन पर भी फॉलो करने होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ साथ। तो इसलिए जो है अगर आप गौर से देखें कि रिससिटेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका क्वेश्चन भी था कि कितने % बच्चे हैं एट द बर्थ बीइंग ब्रीदिंग जो है वो एक्सपायर होते हैं, वो 10% बच्चे होते हैं, ना 2 होते हैं ना 5 होते हैं, 10% बच्चे हैं। 90 बच्चे तो आप ऑलरेडी सही तरीके से रिससिटेट करें, लेकिन 10% बच्चे ऐसे जो बच गए हैं, उनमें से जो है ना 9 बच्चे हमारी पूरा रिससिटेशन की वजह से उनकी एक्सपायरी हो जाती है। अब 1% जो बच्चे आपके बच गए हैं, 1% जो बच्चा है उसका तो रिक्वायर्ड होता है कि उसको एक्सटेंसिव रिससिटेशन होनी ही होनी, ये कंफर्म बात होगी। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ये कंफर्म हो गया कि 10% हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको असिस्टेंस एट द बर्थ बीइंग ब्रीदिंग ज़रूरत पड़ती है। 1% ऐसा बच्चा होता है जो डिफाइन होता है, डिसाइड होता है कि इसने एक्सटेंसिव यानी ईटीटी पे जाना ही जाना है। तो आप देखिए इसमें से भी 10 में से 9 बच्चे हमने ऐसे निकाल लिए हैं। अगर हम उसको प्रिकॉशंस दें, अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा स्टेप्स को ऊपर नीचे कर लें, तो हम उसको सेव कर सकते हैं और एक हेल्दी आउटकम सोसाइटी को डिलीवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर। बीइंग अ हॉस्पिटल एम्प्लॉइज एवरीबॉडी नोज कि क्या इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है। इसके ऊपर कोर्सेज भी आए, ट्रेनिंग्स भी हुई, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा हमने एक स्लाइड बनाई कि अगर आप बेबी को रिससिटेशन वाली साइड पे हैं, बेबी को रिससिटेट करने वाली टीम के अंदर हैं, लीडर हैं, यू शुड यूज़ ग्लव्स, हाफ स्लीव शर्ट्स का इस्तेमाल करें, स्टरलाइज आटोक्लेव ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें।
और हेल्दी फ्रेश इन्वायरमेंट दे यूज़ ऑफ फेस मास्क। आप फेस मास्क को तकरीबन सब लोग यूज़ करते हैं। पीछे हमारे पास जो चीज़ें रह जाती हैं मशीन सी ऑटो क्लीन होने वाली है। वार्मर तो आपने ऑटो क्लीन करना नहीं है, वार्मर तो क्लीन अप होगा। तो यहाँ ये है कि जो चीज़ें क्लीन अप हो सकती हैं वो क्लीन करें, और जो चीज़ें जो है आपकी वो ऑटो क्लीन होने वाली है उनको ऑटो क्लीन करें। अब हमारे पास ये एक स्लाइड आई है, इसके अंदर एक वार्मर दिखाया गया है और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें अरेंज करके रखी गई हैं। जैसे हमारे पास भी ये तमाम चीज़ें अरेंज हैं, लाइक ये 70 बाद पड़ा हुआ है। आप मैकेनिकल मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बीबी वाला बीबी हम कहते हैं इसको, ये हमारे पास मौजूद है। लैरिंगोस्कोप हमारे पास मौजूद है, स्टेथोस्कोप हमारे पास मौजूद है, EGT हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हमने भी एयरवे हमारे पास मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हमने भी यहाँ अरेंज करके रखी हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आपने बच्चे को रिससिटेट करवाना है, मुझे ये डाउट है, अगर आपका डॉक्टर आपको कंफर्म करता है और आपको भी कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, तो आपने भी नर्स इसकी प्रिपरेशन इस तरह करनी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वार्मर में किन किन चीज़ों को सेट करके रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ एक चीज़ और आगे हम बताएंगे जब हम VTT पे जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इनकी केयर देखनी है हमने, इनकी चेक लिस्ट बनानी है कि आपकी जो चेक लिस्ट है वो ये होनी चाहिए। जैसे ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ रखवाई हैं, इसमें आपका BVM है न्यूनेट का, स्टेथोस्कोप है, लैरिंगोस्कोप स्मॉल साइज़ का है, OPA है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, EGTs आपकी हो, वार्मर तो डेफिनेटली वहाँ रखा हुआ है, ग्लॉस शीट्स हो बेबी को ड्राई करने के लिए, ऑक्सीजन सोर्स आपका वहाँ मौजूद हो, और आपको ये पता हो कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग अगर करनी पड़ गई बच्चे को तो क्या क्या चीज़ें करनी। अब ये जो बैग है जिसको हम BVM का मैं नाम बोल रही थी, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी करेक्ट पोजीशन की तरफ देखना है। ये डेमो करेंगे आपको पूरा डॉक्टर साहब कि आपने इसकी सील को देखना है, ओवर द बेबी फेस इसकी सील, नोज और माउथ की सील को देखना है कि ये कैसे हमने करना है। सील को देखेंगे फिर आप इसका प्रेशर देंगे। अब हमने यूज़ रिगार्डिंग ऑफ ये बैग अगर हमने यूज़ करना है तो हमने बेबी के वेट का ख्याल करना है। लाइक अगर हमारा बच्चा 1 kg का है तो आप इसमें से 1 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रेशर देते हुए, या 1 फिंगर का इस्तेमाल करें जेंटली। अगर आपका बेबी 2 है, 2 kg का है 2, अगर 3 का है तो 3, अगर 4 kg का है तो 4। आपने इसको इस तरह जल्दी बहुत ज़्यादा यूँ पुश नहीं करना, इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपने ब्रीदिंग देनी होती है, आपने ये सील बनाई हुई सी आपने जब ब्रीदिंग देनी है तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। इसका मतलब ये है कि आप इसको कितना ब्रीथ करवा रहे हैं, यानी स्क्वीजिंग कहाँ करनी है। अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्क्वीज कब करना है और रिलीज कब करना है, ये आगे स्लाइड एक पूरी आएगी। अब आपकी ये पोजीशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसमें ए ऑप्शन वाज द करेक्ट। आपको करना है, देखो इसमें ये देखेंगे ना जो बी है इसमें बहुत ज़्यादा नेक हाइपर एक्सटेंडेड है, नीचे ग्लॉस दिया हुआ है, लेकिन जो ए है वो एक्यूरेट है, ना बहुत ज़्यादा हाइपर है ना बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड है। जो सी है वो बिल्कुल चिन डाउनवर्ड है और बहुत ज़्यादा फ्लैट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। इसकी जो पोजीशन है वो एयरवे की वो प्रॉपर है। फिर बैक BVM का जो मैंने इस्तेमाल बताया कि आपने जब ब्रीथ करना है, यूँ आप ब्रीथ कर रहे हैं, डैट मीन आप स्क्वीज कर रहे हैं। तो जब आप 2 3 बोल रहे हैं तो रिलीज कर रहे हैं। ये वो स्लाइड है जो मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं दिखाऊंगी कि जब ब्रीथ है तो ये स्क्वीज है और जब 2 3 है तो रिलीज है। ये है इसका फंक्शन कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और फार्मूला है ब्रीथ 2 3। जब आप उसको जस्ट पॉजिटिव वेंटिलेशन दे रहे हैं, आप जस्ट कंप्रेशंस नहीं कर रहे, आप और कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे, आप और कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आप उसको ब्रीथ कर रहे हैं। अब आप सारा काम कर रहे हैं क्योंकि एक सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बच्चा सडन फ्लैट हुआ हुआ है। आपने तमाम चीज़ें की हैं, आपने वेंटिलेशन भी स्पोज कर ली है, आपने CPR भी कर ली है। अब आपके पास कोई और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, तो फिर आप मिस्टर सोपा बेबी की न्यूनेटल रिससिटेशन में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मिस्टर सोपा करके देख लें, हो सकता है आपकी रिससिटेशन पुअर रिससिटेशन से बेहतर हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए आपकी रिससिटेशन। मिस्टर सोपा का मतलब ये है कि मास्क की एडजस्टमेंट करके देखें, सील दोबारा चेक करें, हो सकता है ईयर लीक कर रहे हैं, आपकी सीलिंग प्रॉपर नहीं है, आप एक आर से भी पोजीशन रहेंगे, आप दोबारा उसका हेड को पोजीशन लेके होंगे।
जब आप उसकी पोजीशनिंग बेहतर करेंगे, हो सकता है उससे जो है ना आपका रिससिटेशन सक्सेसफुल हो जाए। सक्शन करके देखें। सक्शन जो है ना तभी करनी है अगर उसे ज़रूरत है। हर बच्चे की सक्शन नहीं करनी होती। पहले माउथ से करें, फिर नोज से करें। ये भी आपका क्वेश्चन था। अगर कोई सेक्रीशन है जो ब्लॉकेज कर रही है, जिस वजह से बच्चा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो माउथ को ओपन करके देखें, स्लाइटली लिफ्ट द जॉ फॉरवर्ड करके देखें, कोई आप उसकी पोजीशन को ही रीएडजस्ट करें। मिस्टर सोपा क्या होता है कि जितना भी आपने काम किया है, आप तक जितनी आपने चीज़ें पीछे स्टेप जितने भी आप करके आए हैं, उन तमाम स्टेप्स को आपने दोबारा रीएडजस्ट रीचेक करना है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी जो आपकी रिससिटेशन को पुअर बना देगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो बच्चा जिस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब है पी से प्रेशर इंक्रीज करें। ये हमारे पास इसके ऊपर एक वैल लगा हुआ है, इसका बहुत लोगों को पता ही नहीं था। अमूमन ये वैल खुला रहता है, इसे खुला छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि बेबी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप इसे इस प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसे लॉक कर सकते हैं। आपने बायलैटरल ब्रीथ साउंड चेक करनी है, एयर एंट्री चेक करनी है। आपको लगता है कि नहीं अभी भी नहीं कर रहा, तो आप इसे फुल भी लॉक कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ये इतना फुल लॉक होता नहीं है, वो गैप रह जाता है। लेकिन अगर आप इसके प्रेशर को या इस वैल को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज करेंगे, ये डिपेंड करता है। जब आप वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, बच्चे को सिर्फ एम्बो बैगिंग कर रहे होते हैं और ब्रीथ ट्रूथली बोल रहे होते हैं, तब आपने देखना है कि इसके अंदर जो है इसका जो रोल है क्या वो सही है। वो फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड अपॉन यू एंड योर डॉक्टर। या आप लोग का अपना डिसीजन होगा कि हमने क्या करना है। अब आपने प्रेशर भी इंक्रीज करके देखा, कुछ भी नहीं बना, तो एंड में आपने जाके कंसिडर कर लिया कि मैंने ईजीजी पे चले जाना। आप ईजीजी करा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्मॉल प्लेट के साथ ये आपकी ईजीजी आ गई। आपने इसको लैरिंगोस्कोप और ईजीटी ये चीज़ें आपने रेडी कर। ईजीटी का तो आपको पता ही है, यहाँ इसमें पड़ी हुई भी है। ये ईजीटी आ रही है और उसके साथ ज़रा इसके बगैर इसमें इंसर्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर ये दो चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। ये अल्टरनेटिव पे आप चलेंगे। जब आप अल्टरनेटिव पे जाएंगे उसी वक्त जाएंगे जब आपका ये भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अभी तक हमने सिर्फ प्रेशर वेंटिलेशन की बात की है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल आपको बताया है कि आपने हार्ट रेट एवेलुएट करने के लिए, एयर एंट्रीज को लंग्स में चेक करने के लिए ये सारा इसका करना है। और ये जितना भी आप हार्ट रेट चेक करते हैं और जो आप वेंटिलेशन प्रोसीजर कर रहे होते हैं, वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, वो 30 सेकंड के अंदर आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर आप 30 सेकंड के अंदर, ये भी क्वेश्चन था कि कितने सेकंड में हार्ट रेट एवेलुएट करना है, आफ्टर एवरी 30 सेकंड आपने एवेलुएशन करनी है। अगर आप एवेलुएशन नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेबी का हार्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वेंटिलेशन बढ़ानी है, कम करनी है। तो इसके लिए आपने देखना है। लैरिंगोस्कोप मैंने आपको दिखा दिया। अब जो लैरिंगोस्कोप है वो हमेशा याद रखें लेफ्ट हैंड में मिलती है। उसकी शेप ऐसी है, उसको बनाया इस तरह किया गया है। अगर आप राइट हैंड में होल्ड करेंगे तो आप उसको ईटीटी को पास आउट नहीं कर सकते, उसकी शेप में ऐसी बनाई गई है। अगर आप उसे लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड में होल्ड करके ईटीटी को राइट हैंड में पकड़ के इंसर्ट करना है। और जिस शेप में ये बनी हुई है आपने इसको इसी तरह इंसर्ट करना है। ठीक है। अब आप जब ईटीटी इंसर्ट करने जा रहे होते हैं, तो जब लैरिंगोस्कोप की बारी आती है, इसको इस्तेमाल जो कि इसका होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि 90 बच्चे तो हम वैसे ही माशाल्लाह क्योर कर लेते हैं। 90 बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब वो 10% बच्चों के लिए पड़ी रहती है। 10 में से भी जो 9 थे वो भी हम रिससिटेशन से बेहतर कर रहे थे। 1% बच्चे पे इसकी ज़रूरत पड़ गई है। अब 1% के लिए जब हम इसको उठाते हैं एंडोट्रेपिक ट्यूब के लिए, कि हमने ईटीटी इंसर्ट करनी है, तो बैटरी इसकी क्योंकि ड्राई होती है, बैटरी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने 2 एक्स्ट्रा इसके सेल्स एक्स्ट्रा हमेशा अरेंज करके रखना। इसी तरह एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा बल्ब, क्योंकि जो इसके ब्लेड्स हैं उनके ऊपर बल्ब हैं। जो भी ब्लेड आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर बल्ब तो एक जैसे ही लेंगे। ये मूवेबल होते हैं, ये खुल भी जाते हैं और बंद भी होते हैं, खुद से आप लगा सकते हैं। तो ये एटलीस्ट 2 होने चाहिए। हो सकता है आप निकालें बल्ब उसका टूटा हुआ हो, टूट गया हो, ख़राब हो या जल गया हो, तो फिर आपने इसको दोबारा से फिक्स कर देना। लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हैं और इसको इतना हाइपर एक्सटेंड नहीं करना। जितना आप इसको प्रैक्टिकली अक्सर बताएंगे, जितना आप इसको हाथ से खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, आप इंजरी ज़्यादा करेंगे। ठीक है। और अगर आप इसको बैकवर्ड आपने पुश करना होता है, आप बैकवर्ड इसको पुश करेंगे
पुश करके आप ETT इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे उस बच्चे के ऊपर जिसको 1% ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, समझ आ रही है? तो नहीं आ रही? अच्छा, इसके बाद ये है कि ये हमने ETT के ऊपर बात करनी है। ETT साइजेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 इसके साइजेस होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, इनके कलर चेंजेबल होते हैं, ETT के लिए इस्तेमाल होती है। ETT ये लरेंगोस्कोप के साथ इसका यूज़ है। और अब आपने कि देखना क्या है, इसकी इंसर्शन कितनी डीप है। सपोज आपके पास कोई ETT है, ये ETT है, अब हमें नहीं पता कि हम इसको अब आपका एक क्वेश्चन भी था कि अगर आपकी बायलैटरल साउंड आपको फील नहीं हो रही या वन लंग में फील होती है, मांग में नहीं होती, तो आपने विड्रॉ करना है या एडवांस करना है, तो आप थोड़ा सा विड्रॉ करना है। एडवांस कभी भी नहीं करते, उसको निकालते नहीं है। तो अब ये है कि ये अब हमने इसकी डीप इंसर्शन कितनी करनी है, तो उसका बड़ा आसान फार्मूला है कि जो बच्चे का वजन होता है उसमें 6 को आप प्लस कर लेंगे, बेबी वेट प्लस 6, आप इसके ऊपर मार्जिन बना लेंगे, अपनी एक लाइन लगा देंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको इतना मिल सकता है। ये हो सकता है ये लेके आपको पास आउट करके नेक्स्ट आगे चुनी है। ठीक है, तो आपने इसलिए पूरी अगर इस तरह इंसर्ट कर दी है तो ये आपको फिर विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस वजह से विड्रॉ से बचना है या आपको इमरजेंसी है, उसको टाइम तो इतना होता नहीं, आपने 10 वैसे तो 10 सेकेंड्स है कि 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप ये सारा प्रोसीजर करें। अगर नहीं होता मैक्सिमम टाइम जो है आपका 30 सेकेंड, आप ये प्रोसीजर कर लें। अगर आपसे नहीं हो रहा आप दूसरे बंदे को बताएं, आपको छोड़ दें। अब ये जो था इसमें ये कि आप 6 को प्लस कर लें, फिर इसके सेंटीमीटर काउंट करें, हो सकता है 7 बने, हो सेंटीमीटर बने, हो सकता है 9 सेंटीमीटर बने, जितने सेंटीमीटर बनती है इतनी आती है, तो फिर आपका टाइम सेव हो जाएगा। 6 प्लस बेबी वेट। अच्छा, अब आपने रोल की तरफ आना है। कभी भी आपने अलॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बंदे ने भी नहीं लेनी रिससिटेशन की, वरना फूटी पड़ती है। ऐसा होता है, आप उसका बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसको आउटकम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो आप क्योंकि आप अलॉन होते हैं और अलॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको पूरा रिससिटेशन की तरफ ले जाती है। एक हैजर्ड क्रिएट हो जाता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते, उल्टा आप नॉमिनेट हो जाते हैं, आप हाईलाइट हो जाते हैं कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि आप ठीक कर ही नहीं सकते अकेले, ये प्रोसीजर ही नहीं है करने का। अलॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, अपने रोल को डिसाइड कर लें जब आपको पता हो कि ये चीज़ होने वाली है। जैसे एयरवे लीडर कौन है जो एयरवे को मैनेज करेगा, जो वेंटिलेशन देगा। एक बंदा वहाँ चला गया, अगर तो 5 लोगों का है प्रोसीजर, अगर नहीं है तो कम से कम 3 लोग तो हो, इस काम में 3 लोग होने चाहिए। फिर हार्ट रेट चेक करे एक बंदा और चेस्ट कंप्रेशन से CPR जिससे पूरा कराना है। चेस्ट साइड पे जो है कंप्रेशन जो देगा वो हार्ट रेट भी एवेलुएट करेगा एवरी 20 सेकंड। इक्विपमेंट, मेडिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अब आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन भी करे। आप सारा काम कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंटेड ना करें, नर्सेज नहीं करती डॉक्यूमेंटेड, काम सारा कर लेती है, जब कभी कोई इंक्वायरी भूल जाए तो कागज़ पे लिखा कुछ भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है, फिर इंक्वायरियाँ, फिर आपकी जितना किया हुआ काम होता है वो अल्लाह के नज़दीक तो नेकी रिकॉर्ड हो जाती है, मगर हॉस्पिटल लेवल के ऊपर की वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो मेडिकेशन है, जो आपकी इक्विपमेंट है, आपने क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए थे, कोई अगर टूट गया, ब्रेक हो गया, ख़राब हो गया, बैटरीज आपने एक्स्ट्रा रखी हुई थी, वो चेक लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो बंदा सारा मेडिकेशन भी देगा और मेडिकेशन उसको देनी है बच्चे को, वो भी वो साथ साथ देगा और अपनी चीज़ों का भी ख्याल करेगा और लिखता भी जाएगा कि हमने अभी नेफ्रीन इतना दिया, फ्लूइड इतना दिया, ऑक्सीजन हमने इतनी दी, ETT अब होने लगी है, अब डॉक्टर ने ये डिसाइड कर लिया है। मतलब ये पूरे नोट्स आपके जो है नर्सिंग नोट्स या डॉक्टर नोट्स होते हैं वो कम्प्लीट होने चाहिए। अब हम एक नॉर्मल बेबी की बात करेंगे कि डिलीवरी हो रही है, तो नॉर्मल बेबी डिलीवरी होती है उसके अंदर आप ये देखें कि पोजीशन जो होती है, जो मदर की पोजीशन होती है, जो मदर की बॉडी लेवल होता है, बच्चे को हमने उसी के ऊपर रखना है, ना हमने बहुत ज़्यादा हाइपर करना है ना हाइपर करना है। अगर ये बच्चा डिलीवर हो रहा है, डॉक्टर डेमो करेंगे आपको, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तभी आप उसका ब्लड प्रेशर ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड कर रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपने लेवल का ख्याल करना है। हाँ, फिर ये है कि अगर आप अकेले हैं, इफ़ यू आर सपोज टू बी अलोन, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने ये करना है कि स्लाइटली मदर की जो टमी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
बेबी को रखने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हाई ना हो। तो ये जो लेवल है हम जो करते हैं ये मेंटेन करें कि मदर लेवल और बेबी लेवल इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो स्लाइटली लिटिल बिट हो, बहुत ज़्यादा हाइपर और हाइपो में ना हो। फिर हमने ये करना है कि इसकी जो कार्ड है, ये स्पोर्ट्स कार्ड है, इसको हमने स्क्वीज़ नहीं करना। जैसे हम स्क्वीज़ कर देते हैं, हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन बच्चे को मिल जाए सारी, हम स्क्वीज़ कर देते हैं। फिर स्क्वीज़ करने का ये भी मकसद होता है कि जो हमारी जो क्लैंप्स हैं, जो क्लिप्स होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो खुदा रहा ये स्क्वीज़ ना करें। स्ट्रेच होता है, कार्ड ब्लीडिंग के केसेस इसी वजह से बढ़ते हैं। कुछ क्लिप्स का भी रोल है, लेकिन साथ साथ वो स्ट्रेचिंग बढ़ती रहती है और कोई बेबी को इस तरह की न्यूट्रिशन नहीं मिलती। अब आपने इसके क्लैंप अप्लाई करने हैं। जो आप क्लैंप या क्लिप्स अप्लाई करते हैं वो मदर से 4 फिंगर पे एक क्लिप, फिर 4 पे दूसरा क्लिप, फिर 4 पे तीसरा क्लिप आपने अप्लाई करना है। जब आप ये 3 तरह की क्लैंप्स अप्लाई करेंगे, एक 2 कट के बेबी के साथ जाएंगे, एक मदर के साथ जाएंगे। तो ये प्रिकॉशनरी है कि कॉर्ड ब्लीड ना हो और आप जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें। अब आपने क्लैंप लगा दिया, अब आपने ये देखना है कि कार्ड को कट करने में हरी नहीं करनी। हम बहुत जल्दी कार्ड को कट करते हैं। हाँ, यहाँ एक बात है, अगर आपका बच्चा फ्लैट है, ये हम नॉर्मल प्लस लिखा हुआ है, नॉर्मल बेबी डिलीवरी, नॉर्मल की मैं बात करी। अगर बच्चा फ्लैट है, रिससिटेशन की ज़रूरत है, आप कट कर सकते हैं। 3 क्लैंप्स हमने इसलिए क्लिप बताए, क्लिप 3 लगाएं और उसे कट करके आप रिससिटेशन वाले टेबल पे ले जाएं। फ्लैट टेबल आपका होना चाहिए जहाँ आप रिससिटेट करें। सरफेस फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छे से रिससिटेट होता है। लेकिन अगर आपका बेबी नॉर्मल बेबी डिलीवरी है तो आपने उसकी कार्ड को कट करने में हरी नहीं करनी जब तक क्योंकि उसके पल्सेशंस होती हैं और जब तक पल्सेशन स्टॉप नहीं होती आपने वेट करना। और ये पल्सेशन वैसे अमूमन 60 सेकंड में 1 मिनट में स्टॉप हो जाता है। कोशिश कर लें। खास बच्चे अगर कोई डिजीज़ में है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, अदरवाइज हो जाता है। तो एक हमने ये सीख लिया कि हमने कार्ड को स्क्वीज़ नहीं करना, टुवर्ड द बेबी। एक हमने मदर लेवल का ख्याल करना है नॉर्मल लेबर में, और फिर हमने इसको जो है कार्ड को कट करने में हरी नहीं करनी। क्लिप का 3 क्लिप का इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट ला भी रहा है तो आप एक के बजाय 3 क्लिप्स मंगवाएं, एक टुवर्ड मदर छोड़ दें बेबी के साथ जाने में, ठीक है, और सेंटर में से कट करें। अब आपका जो आ जाता है नॉर्मल बेबी, न्यूबॉर्न बेबी जो है, फुल टर्म बेबी है, क्राई, और आपने उसका अबगार वगैरह चेक करना है। अबगार वगैरह आपने जैसे नॉर्मली आप चेक करते हैं वैसे ही करें। तो सबसे पहले आपके पास शीट्स होने चाहिए। आपके पास 6 शीट्स हो, 5 शीट्स हो तो बहुत अच्छी बात है। आइडियली तो यही होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 से या 3 से भी काम चला सकते हैं। तो पहली शीट जो होती है उससे आपने बेबी को सॉफ्टली जेंटली उसको स्पॉन्ज करना है और उसको रिमूव ओवर कर देना है, शीट को निकाल देना है। फिर दूसरी शीट से आप देखें कि अभी भी कोई ना कहीं बेबी वेट है तो आप फिर उसको थोड़ा सा स्पॉन्ज करें और निकाल दें। इस तरह करके आप शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो ब्लड बच जाती है उसको आप ब्लैंकेट के लिए यूज़ करें। फिर 4 मिनट को भी उठा देना है। आपने बेबी को ड्राई कर लिया। अब आपने जो आप जब बेबी डिलीवर होता है तो जो आपकी असिस्टेंट होती हैं और जो आया होती है उसको बहुत हरी होती है, उसको लिक्विड लगाने की या लिक्विड पैराफिन या कुछ भी मिलने उससे कंडेम करें प्लीज़। उससे लिक्विड किसी किस्म का बेबी की बॉडी पे यूज़ ना करने दें, क्योंकि जितना वो लिक्विड है वो काज करता है, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। बेबी का बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है। जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं वो ठंडा होता है लिक्विड। आप उसकी डायरेक्ट गरम बॉडी होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट वो लगा के रगड़ के साफ़ करना है। साफ़ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसका हार्ट रेट देखें, उसकी वेंटिलेशन देखें, बेबी की बाकी चीज़ें चेक करें, उसकी कार्ड रेट नहीं करें, बेबी कोई साइनोस तो नहीं हो रहा, एबगार बेबी का ठीक है, टोन ठीक है, स्टिमुलेशन ठीक है, वेंटिलेट प्रॉपर है। मतलब उसका ये तमाम चीज़ें हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करें कि क्या बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कंजेनिटल कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो रेफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आ जाएंगे मेडिकेशन और फ्लूइड के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं रिससिटेशन, हमने बात की है रिससिटेशन। तो रिससिटेशन में ये बस चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, एपिनेफ्रीन, नॉर्मल सेलाइन, ब्लड ओ नेगेटिव। बस आपको ये 3-4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओ नेगेटिव भी आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि हमें इसका अरेंज कराना है या नहीं कराना।
लेकिन एक हमारे प्रिकॉशनरी ये है कि आप अगर थोड़ा सा अरेंज करा लें तो ज़्यादा बेहतर। अब ऑक्सीजन किस तरह देना है, अगर आप इंडिकेशन क्या बनेगी, अगर आपका हार्ट रेट अनडिटेक्टेबल है, आपको हार्ट रेट सुनाई नहीं दिया, पता ही नहीं चला, तो प्रेजेंटेशन में आपके पास एक ब्लैक सिलेंडर विद वाइट शोल्डर, इसका मतलब ये है कि एक स्टैंड बाय सिलेंडर आपके पास पड़ा हुआ है जो आप रिससिटेशन के लिए यूज़ करें। आपको पता होगी कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, अगर ऑक्सीजन का सोर्स ना हमारे पास हुआ तो ये एक बैकअप पड़ा हुआ है। तो ये जो सिलेंडर है वाइट शोल्डर वाला, ये आपका बैकअप सोर्स है। फिर रूट्स का पता हो कि आपने अगर मेडिकेशन देनी है तो आपने किन किन रूट से आप दे सकते हैं। एपिनेफ्रीन आपने देना है, आपके पास आईवी लाइन नहीं लगी, ठीक है। तो आप एंटीप्लेटिव ट्यूब आपने पास आउट की हुई है, आप डायरेक्ट एनजी में भी इसमें ट्यूब में डाल सीटीटी वाली ट्यूब में डाल सकते हैं और लाइकल में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एपिनेफ्रीन की डोजेज, ये 1/10,000 में डाइल्यूट करना है, ये भी ऑप्शन था। तो पहले वाली ऑप्शन थी वो बेल्ट करती है, 1/10,000 में आप इसको डाइल्यूट करेंगे और 0.1 mg पर ml आप उसको दे सकते हैं। और इसी तरह आप 3 डोजेज जो है इसकी रिपीट कर सकते हैं, यानी 0.5 ml तक आप इसको दे सकते हैं। और मेडिकेशन हमेशा फास्ट दी जाती है और फ्लूइड हमेशा स्लो दिया जाता है। जहाँ लफ्ज़ लिखा है सेकेंडरी अपनिया, इसका मतलब ये है कि डिफाइन है, बच्चा बीमार है, सेकेंडरी में डिजीज डेवलप हुई है। और जहाँ किडनी की बात आ रही थी आपके एमसीक्यूज में, वहाँ भी आप किडनी में तो वैसे फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आपका ऑप्शन था तो ये था एज क्विक एज पॉसिबल आपने उसमें देना। आप रूट्स का भी आपको बता दिया है कि इमरजेंसी में आपको किस तरह इस बात की जरूरत है। इसने करना क्या है, इसने स्टिमुलेट करना है लंग्स को वेंटिलेट करना है, जानते स्टिमुलेशन ऑफ द लंग्स, ये भी क्वेश्चन था कि स्टिमुलेट करेगा वेंटिलेट करेगा, स्टिमुलेट टू द लंग्स। अब हमने ब्लड की बात की थी कि अगर कोई बच्चा विद हैमरेज जा रहा है तो उसका रूट यूबीसी या इंट्राओसियस भी आप उसको दे सकते हैं। अगली स्लाइड में आपको वो दिखा रहे हैं कि आप कैसे कैसे उन्होंने कैस्ट्रेट को पास आउट किया हुआ तो ब्लड दे रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ बात की कि नॉर्मल बेबी डिलीवरी कार्ड के ऊपर, उसकी स्क्वीजिंग के ऊपर, इतने 30 सेकंड में हमने कहा कि हमने जो भी प्रोसीजर करना है इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, और हार्ट रेट को एवेल्युएट करना है, किस तरह करना है, एयर एंट्री को कैसे चेक करना है, अगर बच्चा जो है वो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हमें ऑक्सीजन देनी है, अगर उसको सक्शन की ज़रूरत है तो सक्शन करनी है, अगर नहीं है तो नहीं करनी। तो सक्शन माउथ एंड देन नोज से की जाती है। अब हम दूसरा CPR का जो दूसरा स्टेप है उस पर आ रहे हैं, वो है कंप्रेशंस। सारी बात है रिससिटेशन में ये दोनों लाजम और ज़रूर है, दूसरे का पार्ट है, इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ गई, अगर हार्ट रेट इज़ द लेस देन 60, आपके बेबी का जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है, अगर 70 पे है 80 पे है, आप सिर्फ उसको पॉजिटिव प्रेशर देंगे, वेंटिलेट करेंगे। अगर बच्चे का हार्ट लेस देन 60 पे चला गया, अगर 60 है तो चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं, फिर वेंटिलेशन तो चलनी है, उसके साथ साथ चेस्ट कंप्रेशंस भी देने। और लेकिन अगर लेस देन 100 है, 70 है, 80 है, 90 है तो सिर्फ वेंटिलेशन देनी है, चेस्ट कंप्रेशंस नहीं देने। अब यहाँ हमने बात करनी है चेस्ट कंप्रेशंस की, तो उसकी टेक्निक्स की बात हो जाएगी कि 2 थंब टेक्निक्स होती है, उन्हें किस तरह अप्लाई करना है, वर्टिकल करना है, कैसे करना है, वो आप सब करेंगे। इसकी फिंगर्स टेक्निक्स होती हैं। मार्जिन लाइन, अब हम जब हरी में होते हैं हमें उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसको कितना प्रेशर देना है, कितना देना। अब मैंने आप यहाँ बात करनी है कि जस्ट बिलाइन आप बिलो द निपल लाइन चले जाए, ये मार्जिन देखिए, निपल के ऊपर एक मार्जिन बना दिया बच्चे के, और उसके सेंटर में जाके आपकी डेप्थ बन गई चेस्ट कंप्रेशन से। अब 1/3 हाफ ऑफ द चेस्ट, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें भी ऑप्शन था कि 1/3 और हाफ ऑफ द चेस्ट जो है ना, आपने इसकी डेप्थ रखनी है। फिर आगे हम बात करेंगे कि हमने इसको इफेक्टिवली, यानी इफेक्टिवनेस इसकी करने के लिए क्या करना है। पहले थोड़ा सा चेस्ट को सपोर्ट करें बिहाइंड, करने के बाद या फ्लैट प्लेस करें, फ्लैट सरफेस हो, हार्ड सरफेस हो, जिस पे आप बच्चे को रिससिटेट कर रहे हैं, और एट द साइड ऑफ 90 डिग्री आपका। अब ये है कि कंप्लीट द 1 साइकिल ऑफ CPR, जो आप एक साइकिल कर रहे हैं जिसमें आप ब्रीथ भी दे रहे हैं, जिसमें आप चेस्ट कंप्रेशंस भी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये आप सिर्फ 2 सेकंड में कंप्लीट करें।
और कंप्लीट करनी है अपना साइकिल। जब आप चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं और इसके साथ वेंटिलेशन दे रहे हैं तो फिर हमारा फार्मूला आता है 1 2 3 ब्रीथ। वो 1 2 3 क्यों होता है? 1 2 3 ये CPR हो गया, कंप्रेशंस हो गए, ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ। तो ये इस वजह से इसके साथ जब आप करेंगे तो फिर आपने कंप्रेशंस को तो ब्रीथ आपने 1 2 3 ब्रीथ है। अगर आपने सिर्फ वेंटिलेशन देनी होती है, आप बच्चे को चेस्ट कंप्रेशंस नहीं दे रहे, बच्चे का हार्ट रेट लेस देन 100 है लेकिन लेस देन 60 नहीं है, तो फिर आपने ब्रीथ 2 3 सिर्फ आप वेंटिलेशन दे रहे हैं, सिर्फ इसका इस्तेमाल हम बैक कर रहे हैं तो वो ब्रीथ 2 3। और अगर आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ इसको कॉम्बिनेशन में ले आए दोनों सेट्स के साथ तो फिर 1 2 3 और ब्रीथ 1 2 3 इज द कंप्रेशंस एंड ब्रीथ इज द वेंटिलेशन। ठीक है, 1 2 3 इज द कंप्रेशंस एंड ब्रीथ इज द वेंटिलेशन। फिर इसका हमने इसको प्रोनाउंस करना 3 कंप्रेशन के बाद फिर आपने एक ब्रीथ ब्रेथ देनी है। एक और अगर वो नहीं आप दे रहे तो फिर इसका 2 मतलब है 3 CPR। सेकंड 2 मतलब वो वेट करें उसका ब्रेथ दें। नहीं सर, इसमें ये है कि आपने जब ये साइकिल पूरा किया ना, एक ब्रेथ दिया 2 3 उसके चेस्ट कंप्रेशंस दिए, फिर आप ये जो सारा प्रोसीजर कर रहे होते हैं आफ्टर 2 सेकंड ये जो ना 30 सेकंड्स के लिए आप Heart rate। कंटिन्यू रखेंगे। 2 सेकंड के अंदर एक साइकिल है, 30 सेकंड के अंदर 15 साइकिल हो जाएंगे। तो हर 30 सेकंड्स के बाद दोबारा आप Evaluation। रीअसेस करना है कि अब हार्ट रेट कितना आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो आप ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं सारा ये 2 सेकंड्स का है साइकिल। एक साइकिल 2 एक सेकंड साइकिल जो है ना 2 सेकंड का है, ये भी आपका क्वेश्चन है और 30 सेकंड वाला भी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है। ये जो साइकिल आपने कंप्लीट करना है 1 साइकिल आप CPR जिसमें आप 1 2 3 ब्रीथ का फार्मूला लगा रहे हैं उसको 2 सेकंड में कंप्लीट करें। एवैल्यूएशन जो आपने करनी होती है हार्ट की डिडक्ट करके दोबारा देखना होता है आफ्टर एवरी 30 कि जी बड़ा है या कम हुआ है। तो यानी इस पे आपने डिसाइड करना है ना कि आपने कंप्रेशन को कंटिन्यू करना है या वेंटिलेशन पे बच्चे को लेके जाना है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर नॉर्मल बेबी सडन फ्लैट हो जाता है तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। अगर बच्चा नॉर्मल जो है आपका उसका हार्ट रेट जो है ना 100 पे आ जाता है, आपने स्टॉप कर देनी है वेंटिलेशन भी और आपने चेस्ट कंप्रेशन भी स्टॉप करनी है और आपने इस चीज़ की तरफ नहीं भागना कि बच्चे की क्राई जो है वो है या नहीं है। क्राई इतना मैटर नहीं करती। रिससिटेशन के अंदर हार्ट रेट और जो है ना आपकी रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, आपने उसको कर दिया। क्राई जो है वो बाहर की काम है। आप एक बच्चा कैसे नॉर्मल आता है उसको आपने ड्राई करना है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए ये फीड्स को टैप करना है, हैंग नहीं करना, मारना नहीं। ठीक है, वार्मर में आपने उसको प्लेस कर दिया, बच्चा क्राई भी नहीं कर रहा और ये एक सिनेरियो रोल बना है और ब्रेक भी नहीं कर रहा। आपने हार्ट रेट चेक करना है, हार्ट रेट लेस देन 100 है। अब उन्होंने ये कहा है लेस देन 100। लेस देन 100 का मतलब ये है कि आपने इसको सिर्फ वेंटिलेशन देनी है, हेमोग्लोबिन करनी है। तो ब्रीथ 2 3 का फार्मूला आप लगाएंगे, ब्रीथ 2 3 जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप एयर एंट्री चेक करेंगे आपने स्टेथोस्कोप के साथ। अगर बच्चा फिर भी ब्रीथ नहीं कर रहा और हार्ट रेट लेस देन 100 ही है तो फिर आपने मिस्टर सोपा कर देंगे। मिस्टर सोपा से आपने हर चीज़ को रीचेक कर लेना है। हर चीज़ आपने चेक करने के बाद फिर ETT की तरफ जाना, उससे पहले आपने ETT की तरफ नहीं जाना। और अगर आपको ETT पास आउट हो गई है तो आपने हार्ट रेट लेस देन 100 है तो फिर भी आपने ब्रीथ 2 3 उसके साथ वेंटिलेशन ही लिया। अब यहाँ वही बेबी है उसका हार्ट रेट लेस देन 60 आ गया, हो सकता है 40 है, हो सकता है 50 है, 30 है, फिर आपने चेस्ट कंप्रेशंस लिए 1 2 3 है। 1 2 3 आपने फिर वही सेम चेस्ट को बिहाइंड सपोर्ट करें, 90 डिग्री इसकी प्रेसिंग रखें, डेप्थ इसकी 1/3 एंड हाफ रखें और जो हार्ट रेट है वो 30 सेकंड में चेकआउट करें, एवेल्युएट करें दोबारा से। क्योंकि हार्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा आपने उसी तरह अपने स्टेप्स चेंज करने हैं। अब हार्ट रेट इज मोर देन 60 बट लेस देन 100। आप उसी पेशेंट का वो कह रहे हैं कि लेस देन 100 है लेकिन वैसे 60 से ज़्यादा हो गया, हो सकता है 70 पे आ गया, तो फिर सिर्फ वेंटिलेशन देंगे, चेस्ट कंप्रेशंस को स्टॉप कर देंगे, वो नहीं देंगे। बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखें, कंप्लीट एट टू एग्जामिनेशन कर लें, उसको स्टिमुलेट करके देखें, उसको टैप करके उसके फीड्स को देखें, ट्राई भी आप उसकी चेक कर सकते हैं। अगर मदर को हैंड ओवर कर रहे हैं यानी आपका बच्चा जो है उसका हार्ट रेट जो है
वो 100 तक चला गया है या हो सकता है 110 पे चला गया है, तो फिर आपने मदर को हैंड ओवर करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को मदर को दे दिया तो ये आपको कम्प्लीटली फाइन हो। की ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें। हो सकता है आपने जैसे रिससिटेट किया हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो फिर कोलैप्स कर दिया, आप उसको समटाइम ऐसा होता है ना, हम रिससिटेट करके हैंड ओवर कर देते हैं, थोड़ी देर बाद किसी सेकेंडरी रीज़न की वजह से बच्चा फिर कोलैप्स कर देता है, तो वो दोबारा इस तरह का ना मसला हो तो फिर आपने उसकी की ऑब्जर्वेशन रखनी है कि मदर को भी कहना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद डॉक्टर को या नर्स को इन्फॉर्म करें। अब हमारा नॉर्मल बेबी सडन फ्लैट बेबी अगर हो गया है तो आपने उसकी सक्शन तक करने की ज़रूरत है। बाकी तमाम स्टेप्स हमने कर लिए, पोजीशन का मैंने बता दिए, पल्सेशन का मैंने बताया कि परसेंट पल्सेशन जब तक स्टॉप नहीं होती गार्ड को कट ना करें, मदर लेवल और मदर की बॉडी लेवल और बच्चे की बॉडी लेवल का मैप करें। हार्ट रेट का मैंने बताया, कब वेंटिलेशन देनी है और कब चेस्ट कंप्रेशंस भी देनी है। वेंटिलेशन में हमने ब्रीथ 2-3 का फार्मूला इस्तेमाल करनी है, और अगर चेस्ट कंप्रेशन के साथ CPR के साथ हम यही इस्तेमाल वेंटिलेशन कर रहे हैं 1 2 3 ब्रीथ, एक ब्रेथ आप उसके साथ देते हैं। अब मेकोनियम वाला बच्चा, बेबी विद मेकोनियम, जब बच्चा मेकोनियम के साथ है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है जब डिलीवरी होती है, आपने इस सक्कर बल को ट्रॉली पे यूज़ करवाना है, बेबी को ड्राई करें, उसके टैप को फिट करके देखें। वो ये तमाम चीज़ें हम बाद में करें, सबसे पहले हमने उसकी सक्शन करनी, उससे पहले माउथ से करें फिर नोज से करें। सबसे पहले उसका जो माउथ में मेकोनियम भरा हुआ है उसको लेना। मेकोनियम वाले बच्चे का यही करना है कि ड्यूरिंग डिलीवरी अभी वो उसकी प्लेसेंटा कट भी नहीं हुई, कोई क्लैंप भी नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। आपने लेवल मेंटेन करना है बेबी का, बॉडी लेवल मेंटेन करने के बाद उसकी सक्शन करना है। बेबी को ड्राई, थोड़ा सा ड्राई कर भी सकते हैं, लेकिन वैसे ही उसमें शीट भी रैप होता है, रिसीविंग शीट प्रिंट हो रही होती है, पहले आप ये करें, देन आप बाकी सारे स्टेप भी करें जैसे हमने आपको बताया। ये ईजी भी है, मैकेनिकल मशीन को लाने में हैजर्ड क्रिएट होगा, इसका इस्तेमाल करें। तो जब उसकी इनिशिएटिव भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी तो वो रिससिटेशन नहीं जाता, बच जाता। और अगर ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है वो फ्लैट हो गया है या बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर सेम चीज़ें फॉलो, जैसे हमने ब्रीदिंग के लिए फार्मूले फॉलो किए, मेकोनियम वाले बच्चे के लिए भी हम यही करेंगे। लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस ये होगा कि हम उसको पहले सक्शन करें, माउथ देन नोज। बाकी इसी तरह सारी एयर एंट्री हर चीज़ सेम होगी जैसे हमने बाकी एक बड़ा सिनेरियो डिस्कस किया, उसके अंदर जो चीज़ें हम कर रहे थे इसके लिए भी करेंगे कि हार्ट रेट लेस देन 60 तो चेस्ट कंप्रेशंस एंड वेंटिलेशन। अगर हार्ट रेट जो है लेस देन 100 बट मोर देन 60 तो सिर्फ वेंटिलेशन, और फार्मूला दोनों का सेम है। अगर आपने सिर्फ ब्रेथ देने हैं, वेंटिलेट करना है तो 2-3 ब्रीथ 2-3, और अगर आपने कंप्रेशंस देने हैं 1 2 3 ब्रेथ, तो आप इस तरह करके उसको मैनेज करें। अगर आपको लगे कि हार्ट रेट इसका 100 पे आ गया या मोर देन 100 पे चला गया, वेंटिलेशन को स्टॉप कर दें और उसकी की ऑब्जर्वेशन रखें, हेड को कंप्लीट एग्जामिनेशन कर लें, उसमें आप बच्चे की स्टिमुलेशन भी देख लें, उसकी टैपिंग भी देख लें, ठीक है, और उसकी और कोई सेकेंडरी काज अगर आपको एवेलुएट होती है या पता चलता है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन कर लें उसकी, लेकिन की ऑब्जर्वेशन रखें। और अगर पेरेंट्स को भी आपने हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन इस सारा काम करने के बाद भी आपने उसकी की ऑब्जर्वेशन नहीं छोड़ी, सिर्फ जोर इस बात पे है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं बाद में फिर फ्लैट हो जाते हैं। अब हमारे पास आ रहा है प्री टर्म बेबी, ये थर्ड सिनेरियो है, सिनेरियो सेम होते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं। जैसे मेकोनियम वाला बेबी आया तो हमने प्योरिटी किसको देनी है, सक्शन को, ठीक है, एट द बर्थ ही हमने सक्शन को प्योरिटी देनी है। अब हमने ये भी नहीं करना कि बेबी अभी आधा डिलीवर हुआ है, आधा डिलीवरी नहीं हुआ तो हम उसकी सक्शन शुरू कर दें। इस तरह हैजर्ड क्रिएट करके भी उसको थोड़ा सा स्पंजिंग करके उसको मदर की बेली पे रखें स्लाइटली, या अगर आपके पास उसके लेवल का मदर लेवल का टेबल है उसके साथ उसको लगाएं, तो रिसेप्शन बाद में उसकी काट करें। अब प्री टर्म बेबी आ रहा है तो प्री टर्म बेबी के लिए भी ये तमाम चीज़ें इसी तरह ही हैं रिससिटेशन की, सिर्फ फर्क ये है कि ये एक प्लास्टिक बैग, रैप इन बैग में से कहते हैं, रैप इन द प्लास्टिक बैग में कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस कराया। ये हाइपोथर्मियन के जो प्री टर्म बच्चा है उसको सबसे ज़्यादा इशू हाइपोथर्मियन का, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस बच्चे के लिए बहुत ठंड होती है, हाइपोथर्मिया में बच्चा चला जाता है। फिर आपने उसको बैग में कवर करना है, बैग में रखना है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ड्राई कर सकते हैं, हल्का फुल्का ड्राई करके बैग में रखें। अगर इमरजेंसी है तो जल्दी रखें, ठीक है, रख के कार्ड वगैरह अंदर ही हाथ डाल के कट करें और उस बैग का इस्तेमाल करें।
इसलिए हमने कहा था लेवल मेंटेन करें बच्चे का और माँ का, उसकी टमी के ऊपर रख के सारा प्रोसीजर करें, ईजिली हो जाता है। इसके बाद ये है कि आपने बच्चे की पोजीशन का ख्याल करना है, और ये जो बैग है ये 24 आवर्स इस्तेमाल हो सकता है, ये नेक तक होना चाहिए। अब आप नेक ना हो, फेस कवर नहीं करना, नेक तक इसको रखें। और इसके बाद जो है ये अगर बैग आप वार्मर में भी रख देंगे तो ये बैग मेल्ट नहीं। अब यहाँ बात आती है कि अगर हमें कोई खुदा न खास्ता जैसे प्री टर्म बेबी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ जाती है, ये होता है नर्सरी तक तो जाता ही जाता। अगर आपको किसी नर्सरी लेवल पे भेजना है या इसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी बैग का इस्तेमाल करना प्री टर्म बच्चे की, क्योंकि ये 24 आवर्स का इसका ड्यूरेशन है, तो आराम से इसमें बचा रह सकता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ये जो बैग्स हैं ये एक दफ़ा अवेलेबल हो जाए, आगे अवेलेबल ही ना अवेलेबल हो, एक दफ़ा सप्लाई आ जाए अगली दफ़ा ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे। अब प्री टर्म बच्चा तो आपने ऐसे ही करना है, गाइडलाइंस तो यही है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने आम प्लास्टिक बैग जो होता है उसका इस्तेमाल करना है। वो बैग आप 2 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 आवर्स से ज़्यादा ना हो। जब आप 2 आवर्स के लिए उसको उसमें रखेंगे तो हीट लॉस से बच जाएगा, हाइपोथर्मिया से बच जाएगा। आप उसकी शिफ्टिंग कर लें, उसको अगर आपने वार्मर तक करना है, वार्मर में जाके आप उसको रिमूव कर लें। अगर आपके पास वार्मर की फैसिलिटी नहीं है और आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो फिर आप उस बैग में भी कर सकते हैं, 2 आवर्स तक उसको रख सकते हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी होगा, वो क्लीन अप तो होगा नहीं। तो आप उसको सिर्फ 2 आवर्स के लिए बच्चे को सेव करने के लिए, बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी उसको कुछ भी नहीं। तो ये एक नॉर्मल से जो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये भी हमारे पास हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट कलर के जो अवेलेबल हैं बड़े बैग होते हैं। थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें कि बैग का जो साइज़ है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लाइक जैसे ये इस्तेमाल हो रहे थे हॉस्पिटल में, बेबी बहुत छोटा होता है, तो ये ना आप उसको हैंडल करने में उसको बिल्कुल वो अंदर चला जाएगा। आपने कोशिश करनी है कट करके उसमें उसको बैग में रखें, या बैग का साइज़ इतना ही इस्तेमाल करें जितना बेबी का साइज़ है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ इस्तेमाल ना करें। और इसको हैंडल करने के लिए हम खुद हैंडल करें, ना कि आया हैंडल करें। अगर आपकी आया हैंडल करेगी तो वो तो बिल्कुल उसको सब्जी के थैले की तरह उठा लेंगे, इसका नहीं करना। ह्यूमन है ना, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ही देगा, नेक उसकी नेक तक हो, फेस बाहर। अगर खुदा ना खासा रिससिटेट करना पड़ गया है तो सेम चीज़ें हैं, सेम फार्मूले हैं, सेम चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अगर सिर्फ वेंटिलेशन है तो फिर क्या करना है, और अगर कंप्रेशंस के साथ है तो कैसे ब्रेथ इस तरह कर ले। फिर अगर प्री टर्म है, अगर वो 100 पे आ गया है या मोर देन 100 पे है, उसे एडमिट तो होना ही है, वेंटिलेशन को स्टॉप करें। उसी किराए के लिए उसको मारे नहीं, उसको बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म ना करें। अब बेबी ब्लड लॉस के साथ आ रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा ब्लड अरेंज करवाना है, बेबी को ट्राई करना है, रिस्पॉन्स देख लेना है, पोजीशन देख लेनी है, ट्राई देख लेनी है। ब्लड इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होने की वजह से हमने अरेंज करवाया। आपको ब्लड ग्रुप तो पता नहीं है बेबी का, लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है वो तो आप उसको दे सकते हैं ना, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, वो इस वजह से हमने अरेंज करवाया। और अगर उस बच्चे को भी रिससिटेशन की ज़रूरत है, CPR की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने बाकी बच्चों की देखी है। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे इर्द होती हैं और हम कर नहीं पा रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे नज़दीक है, मैं समझती हूँ कि जब हम रिससिटेट कर रहे होते हैं तो एक हैजर्ड जो क्रिएट होता है वो लेरेंगोस्कोप के बल्ब का, लेरेंगोस्कोप की ड्राई बैटरी का, ETT इंसर्शन का होता है कि हमें उसकी मोल्डिंग ही प्रॉपर नहीं आ रही होती, हम मोल्ड ही नहीं कर पा रहे होते और हम बच्चे को मज़ीद बीमार करते हैं, या तो वो बिल्कुल ही बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाता, और अगर सर्वाइव कर भी जाता है तो हम उसको इतनी इंजरीज दे देते हैं, इतनी पेन दे देते हैं कि अगले पता नहीं कई महीनों तक वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये थोड़ी सी एक एफर्ट है, बड़ी दिल से कोशिश है। अब मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है मेरी, इसमें मैंने सिर्फ जो आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है वो ये है कि देखें, हर पैदा होने वाला बच्चा डेड नहीं है, ये इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है। बाकी उनकी जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट है, वो बच्चे को हैंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हैंग ना करें,
बच्चे को आप जो ब्रेन एडिमा करते हैं वो इसी वजह से होता है, हैंग ना करें। तो उन्होंने उसके अंदर वीडियो के अंदर जो है इस तरफ गए हैं कि भी इसकी स्टिमुलेशन कराए, आप उसको छोड़ दें, ससिटेशन में क्राई मैटर ही नहीं करती। उन्होंने एंड में जाके उसको इसी तरह हैंग भी किया है, मारा भी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि बस उसको कैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं। फिर इस वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वो जो चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं, पोजीशंस का था नाम के जो पोजीशंस ठीक नहीं थी। इसकी टेक्निक जो है सारी डिफरेंट है हमारी। हाँ, मतलब ये कि हम आपको एक डिफरेंसेस देना चाह रहे हैं कि देखिए कि क्या यही चीज़ें हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम गलत कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते। उन्होंने भी लाइफ को सेव कर लिया। सिर्फ मैंने उस वीडियो को इसलिए उठाया था फेसबुक से कि मैं उसमें आपको दिखा सकूँ कि देखिए एपिनेफ्रीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किराए के पीछे हम भाग रहे हैं। हम किराए के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें हार्ट रेट को डिटेक्ट करना था, हमें वेंटिलेशन की तरफ जाना था। तो ये चीज़ें इस वीडियो में आप देखें।